नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बड़ी तैयारी है। ऐसा लगता है इस मुद्दे पर सभी दलों की एक राय है, लेकिन इसके साथ ही परिसीमन और सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव नई बहस को जन्म दे रहा है। सवाल कई खड़े हो रहे हैं, मसलन परिसीमन को लेकर उठ रही चिंताओं और सरकार की मंशा के बीच क्या महिलाओं को 33% आरक्षण का रास्ता अब सच में साफ होने जा रहा है, या फिर ये भी एक बड़ा राजनीतिक दांव है। सवाल ये भी है कि क्या लोकसभा सीटें बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव महिलाओं को ज्यादा प्रतिनिधित्व देगा या राज्यों के बीच नए विवाद खड़े करेगा। दक्षिण भारत की आपत्तियों के बीच क्या केंद्र सभी को साथ लेकर चल पाएगा। संविधान संशोधन के लिए जरूरी विशेष बहुमत जुटाना क्या सरकार के लिए आसान होगा, और क्या विपक्ष इस मुद्दे पर समर्थन देगा या सियासत और तेज होगी। इसी पर आज हम विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने मोदी सरकार ने एक बड़ा प्रस्ताव तैयार किया है। 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं को 33% आरक्षण देने नारी शक्ति बंधन अधिनियम लाया जा रहा है। इसके तहत लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है। इसके लागू होने पर संसद में 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। केंद्र सरकार 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद के विशेष सत्र में संविधान संशोधन विधेयक ला रही है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि परिसीमन आयोग के गठन, लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या में संभावित बदलाव के लिए संविधान संशोधन विधेयक लाने की तैयारी भी चल रही है। हालांकि औपचारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। महिला आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार ने सभी दलों में सहमति बनाने की कोशिशें तेज कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों से सहयोग की अपील की है। साथियों, हमारा प्रयास है और हमारी प्राथमिकता भी है, इस बार भी ये काम संवाद, सहयोग और सहभागिता से हो। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से इस अधिनियम को पारित किया गया था और संसद का, सदन का गौरव बढ़ा था, इस बार भी सबके सामूहिक प्रयास से संसद की गरिमा और नई ऊंचाइयों को छुएगी। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की कोशिशों के बीच पूरे मसले में परिसीमन सबसे बड़ा पेच बनकर उभर रहा है। सरकार भी इस पर स्पष्ट रुख सामने नहीं ला रही है। विपक्ष, खासकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस प्रक्रिया के समय और मंशा पर सवाल उठाया है। महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्ष ने बुधवार को भी एक मीटिंग की है। यह बैठक दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर आयोजित की गई, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हुए। वहीं बैठक में शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी शरद गुट और आप नेता भी शामिल हुए। चुनाव प्रचार के बीच ये 3 बिल लाया जाता है और बड़े गलत तरीके से महिला आरक्षण और परिसीमन के बीच में एक जोड़ा जाता है, और एक ही संविधान संशोधन बिल है जिसमें परिसीमन का प्रावधान है और महिला आरक्षण का प्रावधान। ये परिसीमन बड़ा खतरनाक है कि जिस तरह से जल्दबाजी में ये बिल ला रहे हैं। 5 राज्यों का चुनाव चल रहा है, उनको लगता है कि 5 राज्यों के जो सांसद है वो वोटिंग को नहीं आएंगे, सब वोटिंग को आ रहे हैं, एक साथ निर्णय लेंगे और ये बिल को गिराएंगे। विपक्ष की तैयारियों को देखते हुए लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराना गठबंधन की सरकार के लिए आसान नहीं होगा। इसके लिए सरकार को अपने सहयोगी सभी दलों को साथ रखते हुए विपक्षी दलों को साधना जरूरी होगा। विधेयक पर चर्चा के लिए कुल सदस्यों के
50% का सदन में मौजूद रहना जरूरी है। वहीं मौजूद सदस्यों में से 2/3 के समर्थन से ही विधेयक पारित हो सकता है। बीजेपी ने लोकसभा, राज्यसभा के अपने सभी सदस्यों के लिए 3 व्हिप जारी कर 16 से 18 अप्रैल तक सदन में उपस्थित रहने को कहा है। अब लोकसभा का अंकगणित भी समझ लीजिए। लोकसभा में सरकार की स्थिति मजबूत है। 543 सदस्यों वाले सदन में एनडीए के पास 293 से 294 सीटें हैं। सामान्य बिल पास कराने के लिए 272 के बहुमत के आंकड़े से ऊपर है। लेकिन संविधान संशोधन की डगर इतनी आसान नहीं है। संविधान का आर्टिकल 368 में संशोधन के लिए विशेष बहुमत का उल्लेख है, यानी सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और वोटिंग के समय मौजूद सदस्यों का 2/3 समर्थन जरूरी है। अगर सभी सदस्य मौजूद रहे तो सरकार को करीब 362 वोटों की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में एनडीए को बाहर के दलों से लगभग 68 से 70 अतिरिक्त वोट चाहिए होंगे। अब राज्यसभा का अंकगणित भी समझ लीजिए। राज्यसभा हमेशा से सत्ता पक्ष के लिए कठिन परीक्षा रही है। अभी 245 सदस्यीय सदन में एनडीए की 141 सीटें हैं, लेकिन 2/3 यानी 164 के आंकड़े से 23 सीटें कम हैं। यानी सरकार को 23 सीटें विपक्ष की तरफ से चाहिए होंगी। इस फासले को पाटने के लिए सरकार उन क्षेत्रीय दलों पर नजरें जमाए हैं जो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। इनमें वाईएसआरसीपी, बीआरएस और बीजेडी जैसे दल शामिल हैं। हालांकि ये दल महिला आरक्षण का समर्थन करते रहे हैं, लेकिन सीटों की संख्या में प्रस्तावित बढ़ोतरी पर उनकी चिंताएं बनी हुई है। परिसीमन पर बीजेपी को सबसे बड़ी चुनौती दक्षिण भारत से मिल रही है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि दक्षिणी राज्यों को सीटें बढ़ाना मंजूर नहीं। उधर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस प्रस्ताव की कड़ी आलोचना करते हुए चेतावनी दी है कि इससे संसद में राज्य का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा और संघीय सिद्धांतों को नुकसान पहुंचेगा। डीलिमिटेशन के पहला क्या भारत की प्रगति में योगदान देने की यही सजा है? क्या तमिलनाडु और दक्षिणी राज्यों का इसी तरह बदला चुकाया जा रहा है? केंद्र की बीजेपी सरकार संसद में जो परिसीमन संशोधन लाने जा रही है वो तमिलनाडु और दक्षिणी राज्यों के खिलाफ एक बड़ा ऐतिहासिक अन्याय है। विंध्य के दक्षिण का हर दक्षिण भारतीय गुस्से से भरा हुआ है। बीजेपी आग से खेल रही है। परिसीमन के विरोध में पूरे तमिलनाडु में घरों और सार्वजनिक स्थानों पर काले झंडे लगाए जाएंगे। अगर केंद्र सरकार तमिलनाडु की आवाज का सम्मान नहीं करती और पीछे नहीं हटती तो इसके परिणाम भुगतने होंगे। इसकी कीमत भारी होगी। तो परिसीमन को लेकर उठ रही चिंताओं और सरकार की मंशा के बीच क्या महिलाओं को 33% आरक्षण का रास्ता अब सच में साफ होने जा रहा है, या फिर यह भी एक बड़ा राजनीतिक दांव है, या फिर ये परिसीमन की उलझनों में फंस जाएगा? सवाल ये भी है, क्या लोकसभा सीटें बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव क्या महिलाओं को ज्यादा प्रतिनिधित्व देगा या राज्यों के बीच नए विवाद खड़े करेगा? दक्षिण भारत की आपत्तियों के बीच क्या केंद्र सभी को साथ लेकर चल पाएगा? संविधान संशोधन के लिए जरूरी विशेष बहुमत जुटाना क्या सरकार के लिए आसान होगा? और क्या विपक्ष इस मुद्दे पर समर्थन देगा या सियासत और तेज होगी? सबसे बड़ा सवाल, क्या महिला आरक्षण वाकई महिलाओं को सशक्त करेगा या यह सिर्फ चुनावी रणनीति बनकर रह जाएगा? अब नजरें संसद के विशेष सत्र पर है, जहां तय होगा कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम इतिहास बनाएगा या फिर बहसों में ही उलझ कर रह जाएगा। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ विजय नंदन यादव, स्वदेश न्यूज। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम तक तो ठीक है ये सारी बातें, लेकिन 33% आरक्षण भी ठीक है, लेकिन परिसीमन की जो बात हो रही है ये एक बहुत बड़ा पेंच है। और इसलिए है क्योंकि आप कैसे उसका बैलेंस करेंगे, आप ये भी तो सोचिए। जिस जनगणना की बात हो रही थी उसके भी दो पहलू हैं। जनगणना अभी चल रही है, आप 2011 से जाएंगे तो नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेंगी, उसमें आप कैसे बैलेंस करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और जब ये सारे सवाल उठते हैं तो एक मुख्य सवाल आता है कि प्रॉपर तरीके से ये विधेयक आगे हो जाएगा? वो आरक्षण जो महिलाओं के हित के लिए आज सब लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्या वो वाकई
राजनीतिक रूप से हो जाएंगी या फिर सिर्फ अभी एक दिखावे की बातचीत है, होना इसमें कुछ भी नहीं। तो बहुत सारी बातें हैं और विपक्ष की भूमिका कितनी अहम, ये भी हमें समझने की जरूरत है। सीधे चर्चा पर चलेंगे, मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे संदीप वर्मा। संदीप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे कुंडरू पुष्पलीला मैम, उनका भी स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे शुभांगी द्विवेदी। शुभांगी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जेडीयू का पक्ष रखेंगे डॉक्टर मोहम्मद लुत्फुल्लाह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं सुमन भटनागर, अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत है। बीजेपी के स्पोक पर्सन हैं हमारे साथ अनंत अमित, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। अनंत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में अनंत जी से करूंगी, क्योंकि अनंत जी बहुत थोड़े से समय के लिए जुड़े हैं, तो उनकी प्रतिक्रिया आ जाए, उसके बाद इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। अनंत जी, मुझे सुन पा रहे हैं? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। अनंत जी, सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनंत जी, म्यूट हैं आप, अनम्यूट करिए। सुन पा रहे हैं अभी मुझे? प्लीज कुछ बोलिए। नहीं, अभी भी आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, एक बार जल्दी से आपको दोबारा से कनेक्ट करेंगे, हो सकता है कुछ टेक्निकल इशू हो, जल्दी से कनेक्ट करेंगे। और तब तक हमारे साथ संदीप जी जुड़े हैं। संदीप जी से चर्चा की मैं शुरुआत करती हूं, क्योंकि सुमन जी अभी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है और राजनीतिक रूप से सभी दल हैं, तो मैं पहले बीजेपी से इसकी शुरुआत करती हूं। संदीप जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? अनम्यूट करिए। राखी जी, अनम्यूट है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। संदीप जी, 33% आरक्षण की जो बात हो रही है, तो 33% आरक्षण तो ठीक है, और महिलाओं के लिए ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है, इसका कोई विरोध भी नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा क्योंकि बहुत अच्छी बात है, सब लोग वेलकम करेंगे। बात इस चीज की है कि जो परिसीमन है, जो इसके पीछे चीजों को रखा गया, उसको कैसे बैलेंस करेंगे, और जब बैलेंस करने की बात आएगी तो कितना किस किस को जाएगा, आप समझ रहे हैं? क्योंकि आरक्षण मतलब 33% आरक्षण में डिवाइड करना, वर्तमान सीटों से सीटें बढ़ेंगी। जनगणना अभी वाली कि 2011 वाली, अभी तक तो 2011 वाली से करेंगे, तो ये अकॉर्डिंग इसके बढ़ेगा। तो कैसे चीजों को लेकर जाएंगे? विपक्ष का साथ भी जरूरी होगा कहीं ना कहीं, तो कैसे इस चीज को निकाल के लेके जाएंगे? अभी भी चुनौती लगता है या लगता है कि आसान वे में हो जाएगा? देखिए, माननीय मोदी जी की सरकार, जनता पार्टी एनडीए की सरकार है भारत में, तो जो काम नहीं हो सकते थे वो भी काम भारत सरकार ने किए हैं, माननीय मोदी जी की सरकार ने किए हैं। और 1971 के बाद इतना समय हो गया परिसीमन को, तो अब परिसीमन होगा तो सीटें भी बढ़ेंगी। उसके बाद हम सिर्फ बात नहीं करते हैं, हम कोई भी चीज बोलते हैं तो उसे लागू करते हैं। बहुत सम्मानित तरीके से, बहुत ठोस तरीके से इस बिल को लाया जा रहा है और ये पास कराया जाएगा, और जो सम्मान महिलाओं को मिलना था वो मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि 273 सीटें जब महिलाओं को दी जाएंगी, तो एक बराबरी, एक हमारे साथ जुड़ के चलने की, जो आजकल हर आप देखें किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे जॉब में हो, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो नेवी में हो, चाहे वो एयरफोर्स में हो, बहुत जगह महिला बढ़ रही हैं। सिर्फ और सिर्फ जो उनका आगे बढ़ने का मेन चीज थी, जो लोकतंत्र में उन्हें बढ़ावा मिलना था, वो नहीं हो पा रहा था। 30 साल से लटका पड़ा था। मगर माननीय मोदी जी की सरकार ने ये ऐतिहासिक कदम उठाया, इसे आगे लेकर आए, और जो चीजें थी, जो दिक्कत थी, वो दूर होने वाली हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं भारत में जो महिलाओं का प्रतिशत है वो बढ़ा है, जनसंख्या बढ़ी है, और सीटें बढ़ना लाजमी भी है। क्योंकि सीटें जब तक नहीं बढ़ेंगी, जब तक कैसे जो इतनी बड़ी संख्या में हमारी 140 करोड़ की जनसंख्या हुई है, उनके लिए प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, लोकतंत्र बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं बहुत सारी उम्मीदें जो महिलाओं को होंगी वो भी पूरी होंगी। तो महिलाओं का नेतृत्व इसमें होना बहुत आवश्यक था, वो माननीय मोदी जी की सरकार ने किया है और उसे आगे बढ़ाया है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। आनंद जी, अभी सुन पा रहे हैं मुझे? जी राखी जी।
आनंद जी, दो महत्वपूर्ण सवाल हैं आज की चर्चा के। एक तो यही है कि जिस तरीके से आरक्षण की बात हो रही है 33%, ठीक है, उसका सब वेलकम करेंगे और बार बार एक ही बात आ रही है। जब जिस दिन ये बात आई थी तब भी हम चर्चा में थे तो सबने इसको स्वागत किया, विपक्ष भी कहता है होना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन फिलहाल अब आ रही है नंबर ऑफ सीट्स की बात। जितनी सीटें बढ़ेंगी, बढ़कर आएंगी, उसको आप कैसे बैलेंस करेंगे? और फिर बहुमत का आंकड़ा है और जो इसमें एक जिक्र किया गया है कि 300 संविधान का आर्टिकल 368 में संशोधन के लिए विशेष बहुमत का उल्लेख है। वर्तमान में जरूर एनडीए के पास लोकसभा में नंबर ऑफ सीट्स इसके कैलकुलेशन में ज्यादा है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो विपक्ष भी चाहिए। तो कैसे आप देख पा रहे हैं, क्या बढ़ जाएगा, समर्थन मिल सकता है या फिर यहाँ पेच फंसेगा? देखिए राखी जी, विगत 12 वर्षों से केंद्र में हमारी सरकार है। लगभग 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार है। आज आपने देखा होगा कि बिहार में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है। और चूंकि बिहार हिंदुस्तान का पहला ऐसा राज्य है राखी जी जहां पे हम 50% नगर निकाय के चुनाव में महिलाओं को आरक्षण देते हैं, ये देश का पहला राज्य है। हम 30% नौकरी में आरक्षण देते हैं महिलाओं को, देश का पहला राज्य है। और माननीय मोदी जी का यह कमिटमेंट था कि देश की महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं की स्वतंत्रता, महिलाओं की भागीदारी, और इनका जो कमिटमेंट था उस कमिटमेंट पे खड़ा उतरा। जैसे अभी संदीप भाई बता रहे थे, इस देश में हमने पहली बार सेना में आरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए की सरकार ने किया। आज देखिए बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, सीआईएसएफ में महिलाएं जिस तरीके से सेना के अंदर काम कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर आपने देखा होगा कि जिस तरीके से 2 बेटियों ने किस तरीके से देश का नाम गौरव किया। और दूसरी बात, आज जो 16 तारीख से 3 दिन का जो लोकसभा राज्यसभा में जो स्पेशल सत्र बुलाया गया है, ये बेसिकली संविधान के 131वें संशोधन का मामला है, परिसीमन के संशोधन का मामला है, केंद्र शासित संशोधन बिल का मामला है। ये 3 मूल मुद्दों पर आ रहे हैं और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि 18 तारीख के 6 बजे के बाद हम जिन बिल को लेकर आ रहे हैं वो पूर्ण बहुमत के साथ, 2/3 बहुमत के साथ पारित होगा। लेकिन जैसे आपने आंकड़े बताए, आज एनडीए के पास 293 आंकड़े, हमारे पास यूपीए के पास 240 है, जबकि 2/3 बहुमत के लिए 364 चाहिए। अदर्स भी 11 हैं, एक खाली भी है। लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि आपने देखा होगा कि विगत 12 वर्षों में हमने जो भी बिल लाया, तमाम विपक्षी दल ये कहते रहे कि कोई बिल इनका पास नहीं होगा, लेकिन विगत 12 वर्षों में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के एक भी बिल रुका नहीं है, सारा बिल पास हुआ है। और हमने सारे दल के नेताओं से हमने ये आग्रह किया है कि आप आइए एकजुट होकर। हमने ऑल पार्टी मीटिंग्स में माननीय गृह मंत्री जी ने भी लोगों को कहा है कि आप हमें, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप पत्र के माध्यम से या बताइए कि कहां पे क्या दिक्कत है, सरकार उस पर काम करेगी। और सरकार जिस तरीके से कमेटी बना के काम कर रही है और सरकार ने यह करके दिखाया है कि किस तरीके से देश हित में और किस तरीके से दुनिया में देश का आज डंका बज रहा है और तमाम देश में जिस तरीके से हमने काम किया, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि 18 तारीख का जो 6 बजे के बाद जो परिणाम आएगा वो सारे बिल पास होंगे। और महिलाओं के सम्मान के लिए बीजेपी मैदान में उतरी हुई है और बीजेपी का यह संकल्प था कि देश की महिलाओं का सम्मान, स्वतंत्रता, यह हमारा मूल मंत्र है। इसी मंत्र के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं और लगातार हम आगे काम कर रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि 18 तारीख को 2/3 बहुमत से तमाम बिल पास होगा। ठीक है, चलिए मैं वापस आऊंगी। कुंडू पुष्पलीला मैम, मुझे सुन पा रही हैं? हाँ बोलिए माँ। मैम, महिला आरक्षण पे हम एक दिन और बैठे थे और अब बात हो रही है जो 3 दिन का विशेष सत्र है उसमें पूरी तरीके से, प्रॉपर तरीके से बहुमत के साथ आगे बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ेगा। और आप लोगों की भूमिका बहुत अहम है। तो मैं तो एक लाइन में बस सबसे पहले जानना चाहती हूँ, विपक्ष इसे किस तरह से देख रहा है? आप लोगों का समर्थन होगा या नहीं, और यदि नहीं भी तो फिर क्यों? महिला बिल के लिए हम लोग तो उसको, हम ही 33% उस दिन कल भी बोले थे, यस्टरडे भी बोले थे, 33% राजीव गांधी के समय से, फिर सोनिया जी ने उनको राज्यसभा तक लेके जाने का प्रयास करा, लेटर लिखा था, वहां पर हुआ था। फिर वहां पर एक इसमें की अमेंडमेंट चाहिए हमें कि SC BC महिलाओं के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। जनरली आप महिला बिल अगर लागू करेंगे, वैसे ही करेंगे, तो वहां पर 80% महिलाओं का अन्याय हो जाएगा। और एक ही साथ में 2 बिल प्रवेश करना, ये जो है ना डिलिमिटेशन का, अभी क्या इतना जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। एक तो हमारे की पॉपुलेशन से वजह से कितना महिला है वो ठीक से होना, अभी तक खाली सिर्फ 33% हो रहा है। हम 50% महिला है पूरा देश भर में,
तो 33% का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए ये लोग इतना में अभी तक जो 11 साल में नहीं हुआ, अभी होता है बोल के हमको उम्मीद नहीं है। ये जो है ना केवल इनका टारगेट है बिल पास करना, मेजॉरिटी है तो कैसा तो भी अपन का मनमानी चलाएंगे, बिल पास करेंगे जो भी आएगा। तो इसमें जो है ना आवाज उठाने का नहीं है, हम करेंगे बस। ये तो हमारा प्रयास है कि पब्लिक तक, हमारा पब्लिक की तरफ से हमारा अपोजिशन का काम करेंगे। हम तो महिला बिल को हम उसको तो सपोर्ट करेंगे। इसमें जो अंदर की प्रॉब्लम है ये जनता समझना चाहिए कि उसमें फिर कोई लीडर, कोई कैपिटलिस्ट, कोई बड़ा बलवान, उनकी जो कम्युनिटी अपर कास्ट वाले आ जाएंगे। 80% महिला जो गरीब है उनके नहीं है। हाँ, सीट्स के विषय में जो ना वो डिलिमिटेशन का सीट बढ़ जाएगा, हमारा पास तो नहीं बढ़ेगा, हमको तो घटेगा। तो दक्षिण में हमारा घटेगा। वहां पर जो ना उत्तर प्रदेश में वहां पर ज्यादा बढ़ने का उम्मीद है, वहां पर की पॉपुलेशन ज्यादा है। उत्तर प्रदेश यूपी में बहुत ज्यादा है। अभी हमारा क्या है बोल रहे हैं, हमारा जो पब्लिक का ओपिनियन है कि यहाँ पर तेलुगु राष्ट्रों में दोनों में अभी ये फुल मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं है। वहां पर नीतीश जी को वहां से निकाल दे के फिर राज्यसभा दे दिए, वहां का सीएम का उनका बंदा को खड़ा कर दिया। एक तो उनका फाइनल से एक था स्ट्रेटेजी, वो हो गया। अभी वहां पर अभी भैया बोल रहे हैं हम पूरा बिहार में सब कुछ करें। क्या करे, 10,000 रुपए उसमें डाले। जो महिलाओं की इतना ये पार्टी वाले में इतना मोहब्बत दिखा रहे कि कहीं भी हमको तो 11 साल में कहीं भी महिलाओं के साथ में ये लोग पार्लियामेंट में अभी तक उनका सीट देने में होने दो, उनको बात करने में होने दो। किसी प्रतिपक्ष का महिलाओं को भी अगर बात करना है तो स्पीकर का परसों देखा था क्या हंगामा कर दिया कि उसके ऊपर अटैक हो रहा है, प्रधानमंत्री भाग गए पार्लियामेंट से। ऐसे जैसे ये ऐसे संगठन देखते हैं कि इन लोग अच्छा करने जा रहे हो तो हम लोग रोकने वाले हैं। नहीं, गलत है। ये जो बोलने का हम लोग बोल रहे हैं कि करना चाहिए, 30 ईयर से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ये ऐसा पहले बार हम जनगणना करने चाहिए, जो पॉपुलेशन के हिसाब से वो जो जितना है उसके बारे में करना चाहिए। एक बार करने का क्या जल्दी बात है, बोलिए। अभी जो है ना 33% जो पुराना है उसी सिस्टम में बने तो सबको अच्छा लगेगा। मगर डिलिमिटेशन अभी इतना जल्दी करने में क्या हमको तो लग रहा है इतना अभी इलेक्शन का टाइम में अभी वहां पर महिला बिल लाने से वहां पर 5 इलेक्शन में इसका बेनिफिट लेने के लिए ये लोगों का स्ट्रैटेजी प्ले कर रहे। मतलब ये महिलाओं का ऊपर इनको कोई मोहब्बत नहीं, बेटी पढ़ाने का नहीं है, बेटी को बचाने का नहीं है ना। महिलाओं के बजट में जो है ना जेंडर बजट लगाने के लिए हिम्मत नहीं कर सकते। हम बजट में भी आधा बजट पूछ रहे हैं, करो बोलो मोदी जी को पहला। हमारे लिए जो हमारा सरकार में जो भी हो, हमारा राष्ट्रों से कितना पैसा सेस के रूप में, टैक्स के रूप में हमारा को मिल रहा क्या है? कुछ भी नहीं है। हमारा को जो आने का था हमारा राष्ट्रों में छोटा, हमारे तेलंगाना में हमारा गवर्नमेंट है, सरकार है, वहां पे बैंगलोर में भी हमारा भी है। मगर वहां पर हम जो पे कर रहे हैं फिर रिटर्न हमारा सेंट्रल से आने का फंड्स हम नहीं गिट पा रहे। तो अभी जो है ना डिलिमिटेशन में उनका संख्या बढ़ाने का, नॉर्थ में बढ़ाने का है। हमको तो क्या करा, जोक देखो, अभी फैमिली प्लानिंग करो, 2 बच्चों की टिकट मिलेगा। इससे पहले ये था प्रचार। अभी कितना भी बच्चा पैदा कर लो हम ही देखेंगे। क्यों पैदा करेंगे भाई? जब आप बंद करो बोलो तो बंद कर लेते क्या इलेक्शन के इसमें से अभी बच्चों को पैदा करने कहते हैं। हमारा तेलुगु देशम पार्टी, हमारा चंद्रबाबू नायडू भी बोल रहा था, मुझे तो हंसी आया है। ये पार्लियामेंट में असेंबली में चर्चा हुआ था, इंटरेस्ट की चर्चा, आपको तेलुगु समझ में नहीं आती। महिलाओं को आप बच्चों को पैदा कर रहे हो बोलो तो क्या करते हैं हम, पहला पैदा करने के बाद कौन पालना बोल के मुख्यमंत्री को डायरेक्ट पूछे थे महिला कि 10,000 15,000 ऐसा स्कीमों से हमारे बच्चों को पालेंगे क्या? हमारा क्या गारंटी है हमारा बच्चों को? क्या सिर्फ उनके स्वार्थ के लिए, क्या पार्लियामेंट सीट बढ़ाने के लिए, पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए ये लोग अभी याद आके अभी महिलाओं के ऊपर बच्चों को पैदा कर, बच्चा महिला पैदा करेंगे मगर उसको देखभाल करना कौन करते हैं? जब भरोसा गवर्नमेंट के ऊपर करके करने का, ये मनमानी चल रहा है। बेहसी की बात है, ये तुगलक का परिपालन है जो। तो मुझे तो लग रहा है जब माने तो उनका राजधानी को, कैपिटल सिटी को लेके जाके कहीं ही लगा दिया। ऐसी चीज इन लोगों का जो भी सिस्टम है, जो भी करने का है, पहले से अमित शाह आया था, जब से हम लोग जीत रहे, अभी बिल के लिए भी वो लोग जो भी रहने दो, कुछ भी करने दो, ये तो बिल पास ही कर देगा। देख लीजिए आप, जो अपोजिशन पार्टी वाला जितना भी आवाज करने दो, मगर ये फिक्स्ड है, ये महिला बिल पास करेंगे। ये अपन के फायदे के लिए कर रहे और इलेक्शन का बेनिफिट के लिए कर रहे। राखी जी, ये जो 50% महिलाओं का
आके खोलना चाहिए। ये लोग कभी भी देखो तो पैसा फेंको, तमाशा देखो, बिहार में 10,000 डाला, आइंदा ऐसा बिल लाने का हम लोग कुछ करने वाला है। अरे देश में इतने सारे अत्याचार हो रहा है, रेप हो रहा है, उसके बारे में हम प्रधानमंत्री एक दिन मणिपुर संगठन में ना बात नहीं करे। अभी अभी जो है ना ममता दीदी को हराने के लिए एक महिला को 3 बार हराने के लिए कोशिश करा, हार गए बीजेपी सरकार ने। अभी भी उसके लिए ये इलेक्शन के रिजल्ट में बेनिफिट लेने के लिए इनको महिलाओं के ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये मैम। तो महिलाओं का खिलाफ ये चलाने वाला पार्टी है और इसकी मोहब्बत दिखाने के ये झूठा है। पूरा बीजेपी सरकार पूरा फायदामंद का काम करते हैं बस। ठीक है मैम, वापस आऊंगी। शुभांगी जी, मुझे सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। शुभांगी जी, आप भी महिला हैं और मुझे लगता है बिल का तो देखिए सब लोग, कोई इसका विरोध नहीं करेगा, क्योंकि महिलाओं के आरक्षण की बात हो रही है, राजनीति में उनकी भागीदारी की, बढ़ती भागीदारी की बात हो रही है, तो वेलकम सब करेंगे। लेकिन जो मंशा है, जो इसका क्राइटेरिया है, जो इसकी एक प्रोसेस है, उस पर सवाल है। प्रोसेस कैसे कि भाई आप कह रहे हैं कि जो वर्तमान में नंबर ऑफ सीट्स है उससे क्राइटेरिया बढ़ेगा, फिर परिसीमन कैसे करेंगे? एक बात कुंडरू पुष्पलीला मैम कह रही थी, और जब ये पहले दिन जब ये बात उठी थी आरक्षण की, तब भी जब मैं उस दिन चर्चा में थी, तब भी एक विश्लेषक ने ये सवाल खड़ा किया था कि आप आरक्षण देंगे कैसे? इतनी सारी जब नंबर ऑफ सीट्स हो जाएंगी तो फिर आप उसका क्राइटेरिया कैसे देंगे? एससी को कैसे देंगे, बाकी लोगों को कैसे देंगे, कौन कौन आएगा? तो ये एक बड़ा सवाल है। तो क्या ये सारी चीजों में विपक्ष साथ देगा? आपको लगता है सब कुछ ठीक तरीके से हो जाएगा? क्योंकि आप लोगों के साथ के बिना फिलहाल ऐसी कोई चीज होगी नहीं, तो ये एक विशेष सवाल वहां पे उठाया जा सकता है। जी धन्यवाद। और मैं बहुत ध्यान से पुष्पलता मैम को भी सुन रही थी, इसके पहले भी जो लोग बोल रहे थे उनको भी सुन रही थी, और मैं पुष्पलता मैम के लाइन बाय लाइन का मैं समर्थन कर रही हूँ। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, मात्र उत्तर प्रदेश पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है? मात्र 8 महीना, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है मैम, बोलिए। ठीक है, मात्र 8 महीना चुनाव के बचा हुआ है, ठीक है? अब बहुत सारी तमाम बिलें आपके सामने आएंगी, ठीक है? अभी 18 नहीं, मई तक देखिएगा, और जनवरी तक आते आते इतनी बिलें आ जाएंगी, खुद आप नहीं समझ पाओगे कि वो धरातल पे उतारेंगे क्या, ठीक है? ये इनकी केवल चालबाजी है, जुल्मेबाजी है, क्योंकि आधी आबादी नारी का बहुत बड़ा रोल होता है इलेक्शन में, ठीक है? और ये किसी को कुछ कर नहीं पाएंगे, ये अधर में लाके छोड़ेंगे। जैसे इन्होंने यूजीसी लाया, अधर में लाके छोड़ा। अभी इनके ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं हम जिला पंचायत का चुनाव करा लेंगे, उसका भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अब महिला आरक्षण बिल का बात कर रहे हैं। आप ये बताइए, परिसीमन नहीं, जनगणना नहीं, कोई भी चीज नहीं, कहां पे ले आएंगे आप किसी भी आरक्षण को लाने के लिए, जनगणना को लाने के लिए, परिसीमन को लाने के लिए, तब ना आप महिला आरक्षण बिल को लेके आएंगे। बस ये लाएंगे, घंटा लगा के बीच में रोके रहेंगे पेंडुलम की तरह, कि इन्हें बस कल वोट चाहिए। ये कल वोट की राजनीति कर रहे हैं। ये वर्तमान में जितने मेन मुद्दे अभी आपने देखा, राजधानी में बैठी है, राजधानी में 1076 की महिलाओं का बाल खींचकर, और उसी में कुछ पत्रकार जो उनसे इंटरव्यू ले रही थी, उन पत्रकारों को भी बाल खींचकर बैठा के अंदर ले आके उनको वहां पे जहां पे भी वो लोग छोड़ते हैं वहां पे छोड़ा गया, थाने वाले पे जा भी। अब आप ये बताइए, एक तरफ आप कहते हैं महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, एक तरफ आप महिलाओं का बिल ला रहे हैं। बिल्कुल हम विपक्ष हैं, हम इस आरक्षण बिल के साथ हैं, लेकिन चालबाजी के लिए नहीं, इनके छुपे हुए एजेंडे हैं। लोगों को समझना चाहिए कि किन एजेंडों के साथ क्या करना चाह रहे हैं। सही बात है, मैम ने सही बात बोला, बिहार में इन्होंने 10,000 रुपए दिया, सरकार बना ली। 10,000 रुपए किस, अब महिला जो वहां पे आए दिन रेप हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, अभी आए दिन आपके आंकड़ों पे जाइए, कुछ मत करिए। एनसीआरबी की रिपोर्ट उठा लीजिए, अभी तो हम देख रहे थे पूरे देश में 4 लाख कुछ समथिंग, तो आए दिन 2023 में केवल रेप के आंकड़े आए, पूरे देश की बात कर रहे हैं हम, और ये पूरे देश की तहती महिला आरक्षण बिल की बात की जा रही है। तो ठीक है, आप बिल लेके आइए, बिल लाने से कुछ नहीं होता। अभी जैसे अभी चले गए वर्मा जी, जो बीजेपी के प्रवक्ता थे, कि सीआरपी और सीआरपीएफ से लेके और पता नहीं किस किस का नाम लिए, ऑपरेशन सिंदूर का भी नाम ले लिए। नहीं ठीक है, नहीं आपकी बात नहीं कर रहे, आपने नहीं लिया था, जो बीजेपी का पीछे लोगों कोई बैठा हुआ था, सॉरी, आनंद जी जो भी उनका टाइटल रहा हो, अपनी बात रखी थी, अभी फिलहाल वो चर्चा में नहीं है। हाँ, ठीक है। तो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का भी नाम लिया। एक मिनट सुनिएगा, उसी ऑपरेशन सिंदूर को लेके 2 महिलाओं को लेके तो उनके एक मंत्री जी ने तो बहुत अनुचित टिप्पणी कर दी थी। और सुनिए, मैं बैठती हूँ, मैं कई मिलिट्री भाइयों के साथ बैठती हूँ, उनके अंदर बहुत सारे दर्द है। बिल लाने से काम नहीं चलता है, दिल पे काम होना चाहिए, उनके दर्द पे काम होना चाहिए। आए दिन देखिए कितने लोग के साथ रेप हत्याएं हो रही है,
कितनी महिलाएं कितनी पीड़ितों में गुजर रही है इसी बीजेपी सरकार में। वो तो खुद माटा पटक रही कि उनके जो धन छुपे हो तो उन्होंने वो भी निकाल लिए। हम हर बिल का समर्थन करते हैं, लेकिन अब उसमें चालबाजी है, जुमलेबाजी है। केवल आपका मोटिव 8 महीने उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ा चुनाव होने की बात आ गई है, तो आप धरातल पे कोई काम आपने किया नहीं अभी तक। केवल चुनाव की जुमलेबाजी कर रहे हैं और जनता को पुनः लूटने की बात कर रहे हैं। ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ। ठीक है मैम, वापस आऊंगी। लुत्फुल्लाह जी सुन पा रहे हैं मेरे पास मुझे? सारे आंकड़े हैं, मेरे पास सारे संदीप जी आंकड़े आऊंगी, हैं। एक एक बार सबकी आंकड़े प्रतिक्रिया आ जाए फिर आती हूँ। हाँ लुत्फुल्लाह जी। नमस्कार आप सभी को। हाँ नमस्ते लुत्फुल्लाह जी, बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है भाई। देखिए ऐसे तो मैं यदि देखूं तो मैं एनडीए की बात करूं तो बहुमत के आंकड़े से तो ऊपर ही हैं, तो एक लाइन में समझे तो बहुत इजी वे में ये पास हो जाएगा। लेकिन दूसरा पक्ष यहाँ पर आता है जो संविधान का आर्टिकल 368 बताता है, उसमें संशोधन के लिए विशेष बहुमत चाहिए, यानी बिना विपक्ष के काम बनेगा नहीं। अब विपक्ष काम बनाएगा कि नहीं, क्योंकि अतिरिक्त जो सरकार को 362 वोटों की जरूरत पड़ेगी, ये कैसे होगा? विपक्ष समर्थन करने के लिए तैयार है, लेकिन उस दिन क्या होगा, क्योंकि मंशा क्या है, परेशानियां क्या हैं, इस पे बात हो रही है। पक्ष और विपक्ष दोनों मिल करके इस बिल को पास करना चाहिए, महिलाओं को सशक्त करना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने कैबिनेट से पास किए और यहाँ महिलाओं को 35% सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जा रहा है पूरे बिहार में। और पंचायत से लेकर के नगर निगम, नगर परिषद, पार्षद वगैरह में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है। महिलाओं को सशक्त किया गया पूरे बिहार में। अब इसी का अनुकरण जो है आज कल जो है परसों जो लोकसभा में जो है एनडीए सरकार जो है इसको बिल को पास करे। हम तो यही कहेंगे कि बिल जो है पास करने सभी को सहयोग करना चाहिए। ये बिल जो है महिलाओं को सशक्त करने के लिए बहुत ही बेहतर है। पहले आप देख लीजिए बिहार में कुछ था ही नहीं। बिहार में महिलाओं को पढ़ाई के लिए न कुछ व्यवस्था था न कुछ था। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के काल में बिहार में बड़े बड़े स्कूल, शिक्षकों की बड़े पैमाने पर बहाली, महिलाओं को सशक्त किए, सरकारी में ही नौकरी दिए, उसको आरक्षण दिए और पंचायत से लेकर नगर निगम, नगर परिषद में भी आरक्षण दिए। इसलिए ये बिल जो है बिल्कुल सब लोग कोऑपरेट करके इसको बिल को पास करना चाहिए। और रही बात परिसमन की, तो इसमें चूंकि कई वर्षों से ये मामला है, अब तो लोकसभा काफी बड़ा है, हमारा मधेपुरा लोकसभा है, इसमें 2 जिला आता है बिहार में। एक मधेपुरा में सहरसा जिला भी आ जाता है जो मधेपुरा लोकसभा में आता है। तो इसको जो है मधेपुरा सहरसा जिला को भी लोकसभा बनाना चाहिए। मैं मांग करता हूँ कि सहरसा को भी जो है लोकसभा बनाया जाए और परिसर में इसको लागू किया जाए। ठीक है, चलिए मैं वापस आऊंगी। सुमन जी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी सुन पा रहा, राकेश जी सुन पा रहा हूँ। हाँ सुमन जी, देखिए पक्ष और विपक्ष इसे इस तरीके से लेंगे कि बहुत अच्छा है, विपक्ष कहेगा हाँ अच्छा है, लेकिन बहुत सारी खामियां, क्योंकि महिलाओं की बात हो रही है, महिलाओं के हितों की बात हो रही है, महिलाओं की ज्यादा भागीदारी की बात हो रही है राजनीति में। तो हम इस चीज को समझे, यहाँ से बात ऐसी आएंगे। असल में जो बात है वो इस चीज की है कि जो भागीदारी बढ़ाने की आप बात कर रहे हैं, जिस आरक्षण की बात कर रहे हैं, क्या नंबर ऑफ सीट्स के अकॉर्डिंग 850 सीटें यदि होती हैं, आप पुरानी जनगणना से चल रहे हैं, अभी तो जनगणना हुई नहीं, तो पहले तो ये क्लेरिफाई हो जाए कि कौन सी जनगणना से चलेंगे। यदि 11 की जनगणना से चल रहे हैं तो ये जो नंबर ऑफ सीट्स का आंकड़ा है आप कैसे बैलेंस करेंगे? फिर इसमें क्राइटेरिया कैसे होगा? परिसीमन भी होगा, तो आपको तो हर चीज देखनी है। क्या आप उतनी भागीदारी दे पाएंगे? फिर उसमें जो जाति का क्राइटेरिया है वो क्या, वो भी तो है। तो क्या वाकई सब कुछ अच्छा हो जाएगा जो हम देख रहे हैं, या वाकई विपक्ष इस पर एक पेच फंसा सकता है और विधेयक लटकेगा? कैसे आप इसको देख पा रहे हैं? राकेश जी, ये एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला होगा। मुझे लग रहा है कि देश में महिलाओं को 33% भागीदारी मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होने वाली है। जो आधी आबादी है देश की, उसमें तो उत्सुकता बहुत है और उनको लगता है कि उनकी जो अभी तक हिस्सेदारी नहीं मिली थी, भागीदारी नहीं मिली थी, वो उनको मिलने वाली है। लेकिन ये संविधान संशोधन होना है इसमें,
ऐसा नहीं कि बहुमत से पास करके हाँ। और इसको आप पारित कर दोगे, क्योंकि जनगणना और परिसीमन दो ऐसी चीजें आ रही हैं, अगर ये आड़े आ जाती हैं तो ये और आगे बढ़ सकती है। ये जो फैसला सरकार का है महिला आरक्षण, इस पर रुकावट आ सकती है। अब सरकार संविधान संशोधन करके इन दोनों को बाईपास करेगी, और बाईपास करने के बाद वो सोचेगी कि भाई इसको जो है कोशिश करके 29 में लागू कर दिया जाए। और 29 में लागू करने से पहले आपको ध्यान होगा कि 6 हिंदी भाषी राज्यों के चुनाव भी होने हैं। अगर ये इस तरह से बहुमत से सर्वसम्मति से पास हो जाता है बिल, जैसी उम्मीद है, कोई विपक्ष भी कोशिश करेगा कि अपना समर्थन इस बिल को दे, क्योंकि आधी आबादी की नाराजगी कोई नहीं बोलना चाहेगा। कोई पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी नहीं चाहेगी कि महिलाओं की जो आधी आबादी है उनकी नाराजगी बोल ले। हो सकता है इस मामले में उनके रिजर्वेशन हो सकते हैं कुछ चीज़ों को लेकर, जैसे भी कांग्रेस प्रवक्ता कह रही थी कि भाई अगर ये सीटें आपने, जैसे 273 सीटें लोकसभा की महिलाओं के लिए रिजर्व होनी है, अब उसमें आदिवासी भी है, एससी भी है, बीसी भी हैं, उनका क्राइटेरिया तय तो करना पड़ेगा। क्राइटेरिया तय करना बहुत मुश्किल होगा, बहुत आसान नहीं होगा कि वे किन किन सीटों को आप बनाना चाहेंगे। अब ऐसी बहुत सी सीटें हैं जहां पर कि पुरुष नेता वर्षों से सांसद बनते चले आ रहे हैं, विधायक बनते चले आ रहे हैं, उनकी खानदानी सीटें बन गई हैं वो। और अगर वो बाई चांस महिला के लिए रिजर्व हो गई तो उन सारे खानदानी जो नेता लोग हैं उनको भी कोई ना कोई नया ठिकाना अपना ढूंढना पड़ेगा, उनके लिए दिक्कत होने वाली है। ये सारी दिक्कतें आने वाली हैं, इन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा जो इसको लागू करने वाले हैं। जिम्मेदारी तो भाजपा की है, भाजपा की सरकार है, लेकिन भाजपा के पास 2/3 बहुमत नहीं है, क्योंकि ये तो 2/3 से इसको पास करना पड़ेगा तब जाकर हो पाएगा। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा देश के हित में, महिलाओं के हित में होने वाला है। विपक्ष मुझे लगता है कि इसका विरोध शायद ही कर पाए, और वो भी एकजुट होकर जो आधे आबादी है उसका समर्थन, उनका सहयोग अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेगा। बिल्कुल ठीक है, चलिए मैं वापस आऊंगी। आरपी श्रीवास्तव जी, महिलाओं को 33% आरक्षण और इसके बाद परिसीमन, क्योंकि बिना परिसीमन के तो कुछ होना नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये जो विधेयक है जिस पे 3 दिन अभी चर्चा भी होगी, एक अंतिम दिन बड़ा महत्वपूर्ण इसके लिए होगा। इसके पूरे क्राइटेरिया को आप कैसे देखते हैं और क्या इसका एक सॉल्यूशन निकल कर आ सकता है? देखिए राखी, जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया। और ये सत्र क्यों है? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जितने भी प्रवक्ता हैं, सत्ता पक्ष हों या विपक्ष हों या जो भी राजनीतिक दल हैं, इस बिल का कोई विरोध नहीं कर रहा। सबसे बड़ी बात तो ये है। लेकिन कहीं न कहीं उनका एक विरोध दूसरे तरह से है। अब इस 3 दिनों के भीतर सरकार जो है, जब बहस होगी, विभिन्न दलों के मत आएंगे और उन सारी चीज़ों में आपने बोला ना, परिसीमन की बात है, जो सीटों के रोटेशन की बात है, या महिलाएं जो हैं जो वर्षों से जो है एक तरह से जो सीटें जिस पर लोग काबिज हैं उनमें बदलाव होगा। रोटेशन के बाद वो सीटें जो है निश्चित रूप से जहाँ पर कोई पुरुष जो है अगर मान लीजिए वो जीतता आ रहा है और वहाँ महिलाओं के लिए आरक्षित होगी तो वहाँ एक समस्या तो होगी। ये देखिए पेचीदा तो है। जहाँ तक पास होने की बात है, हमें नहीं लगता कि कोई भी दल ऐसा सोच रहा हो कि ये बिल पास ना हो, और कोई भी दल महिलाओं की नाराज़गी झेलने के लिए तैयार नहीं है, चाहे जो भी हो, क्योंकि उसके ऊपर एक नया ठप्पा लग जाएगा कि भाई ये महिला विरोधी हैं। और पहले भी आपने देखा होगा कि जब आज के 20-25 साल पहले भी जब पेश किया गया था बिल, तब भी कितना विरोध हुआ था। मैंने संसद में शरद पवार का वो भाषण भी सुना था। उन्होंने उस समय ये था कि आप जो ओबीसी के लिए कितना आरक्षण दे रहे हैं, महिलाएं कहाँ जाएंगी, ये तब तमाम चीज़ें हैं। और इन पर देखिए कि बड़ी गहन चर्चा होगी। हमें लगता है कि कोई भी दल, हर दल अपना मत रखेगा। जहाँ तक पास होने का सवाल है, ठीक है, विपक्ष का सहयोग लेने, हम कहते हैं 2/3 बहुमत मिल भी जाएगा, पास भी हो जाएगा, लेकिन परिसीमन का क्या, सीटों की संख्या के बारे में क्या? अभी आप देख रहे हैं दक्षिण भारत से कितना विरोध हो रहा है, उसको देखना पड़ेगा कि वो क्यों विरोध कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि जब ये सीटें जो है 543 सीटें जब लोकसभा की तय हुई थी, तो उस समय की आबादी क्या थी और आज की आबादी क्या है। एक सबसे बड़ी बात है नंबर ऑफ सीट, जिसकी चर्चा होनी चाहिए कि अगर आबादी बढ़ी है तो प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए। और आज से नहीं, पहले से चर्चा हो रही, प्रतिनिधित्व नहीं बढ़ेगा तो इतने बड़े आप देखें एक लोकसभा क्षेत्र में वहाँ का जनप्रतिनिधि कितनी दूर जाएगा, वो कितनी जनसंख्या है, तो उस हिसाब से ये भी परिसीमन भी होना जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि अभी जनगणना शुरू होने वाली है,
इसके बाद परिसीमन की प्रक्रिया है। तो क्या भारत सरकार या केंद्र सरकार ये जो बिल है इसको किस तरह से इतनी नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाएगा, कहाँ कितने सीटों का जो ये होगा, मैं इस मामले में इस मुद्दे पर नहीं जाना चाहता कि इससे किसको कितना लाभ हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी को कितना लाभ हो रहा है। कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में चुनाव होने वाला है, क्या उनको कितना श्रेय मिलेगा, ये तो अलग बात है। लेकिन जहाँ तक संविधान का सवाल है और जो व्यवस्था का सवाल है, अगर उसकी तरफ जाओगी रागी तो आपको ये समझ में आएगा कि ये विधेयक बहुत ज़रूरी है और ये पास भी होना चाहिए। और ख़ास करके महिलाओं की जो भागीदारी है, उनकी सशक्तिकरण की जो बात हो रही है, आधी आबादी को अगर 1/3 हिस्सा देते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि ये भी बहुत बड़ी बात है जो आज तक नहीं हुआ। तो सरकार के प्रयास तो ठीक हैं, लेकिन इसमें बड़ी पेचीदगियाँ हैं और उन पेचीदगियों को कैसे दूर करेंगे, ये बड़ा सवाल होगा। हमें लगता है कि संसद के 3 दिन के सत्र में जो बातें निकल के सामने आएंगी, हम आप देखेंगे कल से कि क्या इस पर क्या मुद्दे आते हैं, किस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में नोक झोंक होती है, विपक्ष किस बात के लिए सामने आता है, समर्थन करते हुए अगर विरोध कर रहा है विपक्ष, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होगी कि इसको किस तरह से लागू किया जाएगा। तो हमें लगता है कि इस बिल पर अभी हमें वेट एंड वॉच वाली स्थिति है कि हम देखें कि आने वाले 3 दिनों में विशेष सत्र में क्या होने वाला है। बिल्कुल ठीक है। संदीप जी कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिएगा। जी, मैं जैसे कि बार बार परिसीमन की बात हो रही है, तो अभी देखिए परिसीमन एक संवैधानिक आवश्यकता है, ये कोई स्टंट नहीं है और वो होगा जनसंख्या आधार पर। और ये परिसीमन पहले कब हुआ है? तो जनसंख्या बढ़ी है, जनसंख्या बढ़ने के बाद जैसा कि अभी कह रहे थे सर कि प्रतिनिधित्व भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है, एक सांसद के लिए इतना बड़ा क्षेत्र आता है जिसमें कई लाख लोग होते हैं, तो उसका मिलना, लोगों को सांसद से मिलना, कई संसदीय क्षेत्र तो इतने बड़े हैं राखी जी कि यदि एक जगह से, एक गांव से या एक कस्बे से वो अपने संसद से मिलना चाहे तो उसे 50-50 किलोमीटर, 70-80 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं उसमें क्या होगा कि लोगों का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा और आसान चीज होंगी, लोकतंत्र और मजबूत होगा। तो ये सब चीजें हैं जो इस बिल को मजबूत बनाती हैं। और जैसा कि ये सभी कह रहे हैं अभी पैनलिस्ट, कि कोई भी आधी आबादी का, कोई महिलाओं का विरोध नहीं चले, तो सब मना तो कोई नहीं कर रहा, मगर कहीं ना कहीं इसमें कोई ऐसे रोड़े अटकाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि विरोधी है। आप ये देखिए कि कोई भी सत्ता या कोई भी ऐसी पार्टी जिसने इस बिल को आगे बढ़ाया हो, मगर मोदी जी ने इसे निर्भीक होकर इसे आगे बढ़ाया। कौन चाहता कि इस ठंडे बस्ते में पड़े बिल को आगे लाए, मगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे आगे बढ़ाया और पूरी क्षमता से इसे पास कराने की पुरजोर कोशिश करेंगे और कहीं ना कहीं महिलाओं को इससे सम्मान दिलाएंगे। जो 30 साल से रुका हुआ बिल है वो संसद में और राज्यसभा में पास हो, यही इसके साथ ही 16, 17 और 18 को हमारा सत्र बुलाया गया है। ठीक है, लेकिन संदीप जी एक सवाल है, जो देखिए अब 3 दिन का सत्र है, जैसे कि आरपी श्रीवास्तव जी कह रहे थे, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए, बहुत ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब चर्चा वहां शुरू होगी तो माननीयों को ही करना है और माननीयों की क्या बातें आ रही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होंगी। लेकिन मुख्य रूप से इस चर्चा के आधार पर, मैं पहले दिन भी जब आरक्षण को लेकर बैठी थी ये सवाल आया, और मैं बार बार इसलिए इस चीज को ला रही हूँ कि किसकी कितनी भागीदारी आप 33% में देंगे, वो क्राइटेरिया आपको बताना पड़ेगा, वो एक बड़ी चर्चा का हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मैं हूं, मुझे कैसे, कुंडरू पुष्पलीला मैम को कैसे, शुभांगी जी को कैसे, तो ये तो आपको बताना पड़ेगा। फिर दूसरी चीज, मान लीजिए कोई महिला आगे बढ़ती भी है तो क्या पुरानी स्थितियां तो नहीं होंगी कि कोई महिला आ रही है तो पता चले आप उसके सम्मान के खिलाफ ही चले गए, अरे ये महिला क्या कर लेंगी, ये क्या चला लेंगी। माननीय भी एक से बढ़कर एक है सर हमारे यहाँ, तो ये सारी चीजों के लिए प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। देखिए, यदि कोई व्यक्तिगत टिप्पणी किसी की है तो वो मानता हूँ वो गलत है, मगर पार्टी की सीधी लाइन है और हमारी जो सरकार है, भारत की सरकार, उसका भी सीधा मानना है कि महिलाओं का सम्मान होगा। और इतनी बड़ी संख्या में 273 सीटें यदि आरक्षित हुई हैं तो कहीं ना कहीं महिलाओं का, जो ऐसे क्षेत्र से आती हैं, जो ऐसे तबके से आती हैं जिन्हें मौका नहीं मिला, तो आप ये देखिए ना राखी जी, उन महिलाओं को भी मौका मिलेगा और उन महिलाओं को मौका मिलेगा तो वहां की महिलाएं मजबूत होंगी, उनका सशक्तिकरण बढ़ेगा। तो ये जो सोचने वाली बात है, क्योंकि कोई छीनी नहीं जा रही चीज, वो आगे बढ़ाई जा रही है, वो आगे बढ़ाया जा रहा है।
तो ये सभी महिलाओं के लिए, सभी पूरे भारत की आधी आबादी के लिए ये बहुत गर्व की बात है, बहुत प्रशंसा की बात है कि माननीय मोदी जी की सरकार, हमारी एनडीए की सरकार इसे पूरा कोशिश कर रही लाने की। ठीक है, कुंडरू पुष्पलीला मैम, महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका मिलेगा। अब ये वाली जो एक बात आई है, ये बस एक ही सवाल पे आके थोड़ी सी खटक रही है कि वो महिला कौन, जैसे कि अभी एक शुभांगी जी ने भी बात निकाली थी कि क्या कोई पुराना एक रिकॉर्ड होगा, क्या पारिवारिक कोई निकल आएगा। भाई टिकट किसको मिलता है ये बताइए ना, टिकट तो एक जिताऊ चेहरे को मिलता है, उसके समीकरण कैसे हैं, वो महिला कौन है, ये सारे फैक्टर भी तो हैं। 2 सब्जेक्ट्स आएगा इसमें। हाँ, 10 साल हमारा रिजर्वेशन का सीटा रहते हैं, 10 इयर्स के बाद रिपीटेड 20 इयर्स, 2 टर्म होने के बाद 3rd टर्म महिला का रिजर्वेशन एससी रिजर्वेशन बन जाते हैं ऑटोमेटिकली। 2nd टाइम तक वो रिजर्वेशन ओसी रहेगा, फिर 3rd टाइम फिर वो एससी को बन जाएगा। उसमें महिला को आने का गारंटी नहीं बोल सकते। और दूसरी बात है, अभी जो इतना 50% पॉपुलेशन हो गया, अभी 2011 का अगर ले लिए कितनी पॉपुलेशन का काउंटिंग करे होंगे, तो वो काउंटिंग में वो हिसाब से लेंगे या अभी इतनी जल्दबाजी में पॉपुलेशन के हिसाब से 33% ही देगा। आगे के 50% का तो आगे चलता नहीं चलता बात की बात है। तो हमारा जो 50% वाला का तो उम्मीद तो ये जो सीटें खो जाएंगे, पुरुष जो भी है ना, हमारा पितृ स्वामिक व्यवस्था बोलते हैं हम लोग, मेन का सिस्टम चल रहा है इंडिया में, तो उनका डोमिनेशन में हर जगह पे मेन महिला को सामने रख के, जैसा कठपुतलियों का जैसा उन लोग पीछे नचाने के लिए ये कैपिटलिस्ट मलरा बोलो ना, जो सीट उसका चले जाएगा उसकी जोरू को, नहीं तो उनके रिश्तेदारों को, उनका डेपुटिज्म वालों को लेके जाएगा। मगर ये जो है ना, अगर वो कॉन्स्टिट्यूंसी एससी रिजर्व्ड होगा तो उसका डम्मी कैरेक्टर्स को लेके आके खड़ा करेगा, ऊपर से जो करने वाला को, इनका बात सुनने वाला को, कठपुतलियों को लेके आ जाएगा। अगर अपन का जैसा लोग अब क्वालिफाइड पर्सन्स रहेगा, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स जो हाईली क्वालिफाइड है, मिनिमम ग्रेजुएशन वाला रहेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आवाज रहने वाला है, जैसा वो लोगों को ये लोग नहीं लेके आ जाएंगे। वो जो हमारा डर ये है कि महिला बिल के लिए हम अपोजिशन नहीं करेंगे, मगर आने वाला कौन आता, इनकी जोरियां, इनका बहना, इनका बेटियां, जो पैसे रहने वाला, और जो हम लोग नहीं चाहते 80% का महिलाओं का तो कुछ भी नहीं रहेगा। फिर वो उनका ही जुल्मी चलेगा, उन लोगों के हाथ में ला चलेगा, उनके हाथ में पूरा सिस्टम चले जाएगा। ये तो है ना, ये तो जो है ना सरासर नाजुल्मी है, जो है महिलाओं के लिए जो आंखों में पानी का नाटकबाजी कर रहा है ने, प्रेम दिखा रहे, जो जितने संगठन हुआ था इंडिया में, उसके बारे में मोदी जी को एक दिन प्रेस मीट लगा के अभी तक नहीं बोला था उन्होंने। अब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अभी बचाने के लिए तो कोई भी नहीं है, अभी तो बचाने का उम्मीद ही नहीं करते। महिला बाहर गए तो भी अभी देश में वो परिस्थिति है। अभी हमारा पार्लियामेंट में हमारा आवाज उठाएंगे, पार्लियामेंट में हमारा अपोजिशन लीडर है, हम लोग बात करने के लिए हमको तो बात ही नहीं करने दे रहे, तो हमको क्या भरोसा रहेगा मैडम? ये डेमोक्रेसी का तो हम तो मीनिंगलेस है। ये तो जब से ये बीजेपी सरकार आया है, जो मतलबी पॉलिटिक्स खेल रहे, माइंड गेम खेल रहे। अभी जो भैया लोग सब कुछ अच्छा मोदी कर रहा है, क्या गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड कर रहे क्या भाई? क्या कर रहे? कितना बिल्स पास कर रहे, उसको कट्टा इतना बिल्स लाए, लागू करे, उससे क्या हो रहा? जनता को बेनिफिट हो रहा, नष्ट हो रहा। क्या एक मीटिंग लगा सकते ना मैडम? ऑल पार्टी मीटिंग लगा दो ना, सबकी इच्छा ले लेके, सबके आलोचना ले लेके, बिल को थोड़ा लेट ले लिए तो अच्छा होता था ना। सबका सब महिलाओं का उसमें प्लेसमेंट मिल जाएगा ना। इसका विरोध तो खैर हुआ था, ये कांग्रेस की तरफ से पत्र भी लिखा गया था। मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम विपक्ष ने कहा था कि 29 तारीख को सर्वदलीय बैठक, 29 अप्रैल को, बट वो सारी चीजों के लिए आपत्ति आई थी। ये बात बिल्कुल ठीक है। हाँ संदीप जी, थोड़ा जल्दी से बोलिएगा। जी राखी जी, देखिए आप चैनल पे बैठी हैं, एक महिला है, क्या आपको लगता है कि और आने को चैनलों पे महिलाएं प्रतिनिधित्व नहीं करती? तो ये जो बात कह रही है कि घर की महिलाएं आएंगी, घर की बेटी आएंगी, घर की बहू आएंगी, कितनी महिलाएं भारतीय जनता पार्टी में यदि आप निकलेंगे तो कितनी ऐसी महिलाएं जो पार्टी में प्रतिनिधित्व कर रही हैं और वो किसी घर से या किसी परिवार से ना आती। तो ये जो आरोप लगा रही हैं, ये जो बातें कर रही हैं, ये सरासर गलत है। आप ये देखिए, आप दुनिया भर की आर्मी में, दुनिया भर के एयरफोर्स में
और एयरपोर्ट में और राखी जी आप ये देखिए, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, दिल्ली में गाजियाबाद में रहता हूँ। कितनी महिलाएं सुबह अपने ऑफिस के लिए जाती हैं, कितनी महिलाएं बिजनेस कर रही हैं। तो ये जो बात है ये तो बहुत सरासर गलत है। और आप भी चैनल पे बैठी हैं, आप अपने दम पे इस चैनल पे भागीदारी की बात कर रहे हैं सर। हम पत्रकार जगत की बात कर ही नहीं रहे, या हम किसी नॉर्मल जॉब की बात, हम राजनीति में भागीदारी की बात कर रहे हैं। राजनीति की भागीदारी की मैं बता रहा हूँ कि यदि आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी में जितनी महिलाएं चाहे वो जिले की टीम में है, चाहे वो क्षेत्र की टीम में, प्रदेश की टीम में, राष्ट्र की टीम में, वो लगातार किसी घर से नहीं आती हैं। सभी की सभी महिलाएं वो अपनी मेहनत कर रही हैं और मेहनत करके चुनाव लड़ रही हैं, चुनाव लड़ के जीत रही हैं, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो MLC हो, दुनिया भर की महिलाएं। ये मैं राजनीतिक भागीदारी की बता रहा हूँ। जल्दी से समय हो गया, ठीक, एक सेकंड। हाँ शुभांगी जी बोलिए। बस हम इतना ही कहना चाह रहे हैं आपसे कि जब चुनाव आता है तभी इनकी सारी चीजें क्यों आती हैं, ठीक है। और इन्होंने एक चीज इन्होंने बोला है, हर बार चुनाव आते हैं, हर 6 महीने में चुनाव आते हैं भारत में। मैंने आपको बहुत धैर्य से सुना है, आप भी हमको धैर्य से सुन लीजिए कि आरक्षण की बात हुई, महिलाएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए, ठीक है। इलेक्शन ही आता है तभी आपकी सारी बिल वगैरह आती है। और आप कहें महिला सम्मान बिल, आप लिख के दे दीजिए कि जैसे बिल आएगा पूरे महिलाओं का सम्मान करेंगे। देश की कितनी महिलाएं हैं, किसी भी महिलाओं के आंसू नहीं बहेंगे, कोई महिला धरना नहीं देगी, किसी महिला के साथ रेप नहीं होगा। अगर आप कह रहे हैं तो तुरंत लेके आ जाइए, ठीक है। लेकिन हम सबका समर्थन करते हैं, बिल्कुल। हमारा महिला आरक्षण बिल आएगा तो सबसे पहले हम इसका फायदा उठाएंगे, लेकिन सबका बराबर होना चाहिए। बहुत सारी महिलाएं हैं, हम ब्राह्मण हैं, बहुत सारी पिछले वर्ग की हैं, तो सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। हम इसकी बात करते हैं, ऐसा ना हो कि हम आपस में लड़ें। और देखिए इसमें कोई OBC कोई SC है ही नहीं, इसीलिए महिला आरक्षण बिल है। और आप भी महिलाएं, आप भी किसी ऐसे परिवार से आती हैं जिसमें आपके पिता हो या आपके भाई हो या कोई राजनीति से आता है। मुझे लगता है कि शायद आप अकेली हैं जो मेहनत करके इस जगह आई हैं। करने नहीं देते आप लोग। मैं इतना कहना चाह रही हूँ, मैं आप ही की बातों का हिस्सा दे रही हूँ, मैं कुछ अलग नहीं कह रही हूँ। आपने बोला कि बहुत सारी महिलाएं जो पीछे रह गई वो आगे आएंगी, गलत है, ठीक है। इस बिल का वही फायदा लेंगे जो इसमें राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, उनके घर वाले आएंगे, वही लोग आगे बढ़ेंगे। फायदा लेंगे इस बिल का, फायदा लेंगे। ठीक है, चलिए मैं एक सवाल जो बार बार आ रहा था, एक छोटा सा मैं जवाब लेना चाहती हूँ सुमन जी से। सुमन जी, ये जो बात आ रही थी कि ये फिलहाल जो इस वक्त पे महिला आरक्षण को लाने की जो पूरी प्रोसेस हुई है और जिसको 2029 में इम्प्लीमेंट कराने की पूरी बात हो चुकी है, जिसके लिए विशेष सत्र भी रखा गया है, ये सिर्फ और सिर्फ जो बंगाल में चुनाव है या बाकी के जो 5 राज्यों में तो खैर वोटिंग हो चुकी है और उसके बाद ये शगुफा छिड़ा, तो क्या वाकई ये एक चुनावी शगुफा है और इसीलिए हम उसको ऐसा माने? क्योंकि बिल पे तो बहुत पहले से, सालों से चीजें चल रही है ना, आज का तो एक दिन की तो नहीं थी, लेकिन इस समय पे आना क्या वाकई एक बड़ी वो चीज दिखाता है? और इसलिए भी मैं ये बात कर रही हूँ, शायद विपक्ष को लगता है क्योंकि पश्चिम बंगाल का चुनाव ममता बनर्जी एक महिला होने के नाते किस तरीके से निकाल ले जाती हैं ये सबको पता है, तो क्या माने ऐसा कुछ है? देखो, वैसे तो 2023 में संसद में पारित हो चुका है, अब इसको लागू करना है और जिस समय लागू किया जा रहा है उसका समय अगर देखेंगे आप तो डेफिनेटली देखो, अब 2 राज्यों के चुनाव बचे, तमिलनाडु के और एक पश्चिम बंगाल के। तो जो वहां पर जो पश्चिम बंगाल है वहाँ जो महिलाएं हैं उनका झुकाव दीदी की तरफ ज्यादा है, जो जानकारी हमारे पास है वहाँ दीदी तरफ ज्यादा है। और ये इतना बड़ा पासा फेंक रही है भाजपा कि इसका फायदा चुनाव में मिलेगा पश्चिम बंगाल में। और यही नहीं, 2027 में करीब आधा दर्जन हिंदी भाषी राज्यों चुनाव होने हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश भी है, गुजरात भी है, पंजाब भी है, वहां भी फायदा मिलने वाला है भाजपा को इसका। तो मैं समझता हूँ इसके पीछे राजनीतिक फायदे की बात तो है, लेकिन कुल मिलाकर महिलाओं के लिए एक बड़ी उपलब्धि होने वाली है। महिलाएं जो लंबे अरसे से इंतजार कर रही थी, अभी तक देखें तो गिनी चुनी महिलाएं थी जो बार बार संसद बन रही थी, 2 बार 3 बार 4 बार, अब नई महिलाओं को आने का मौका मिलेगा। 273 सीटें होंगी कम से कम लोकसभा की, तो नई महिलाओं को आने का मौका मिलेगा। इसमें एक दिक्कत जरूर हो सकती है कि जिस पुरुष नेता का टिकट संसद का सीट बदली जाएगी, वहां से महिला के लिए रिजर्व होगी, वहां उस पुरुष सांसद की कोशिश होगी
कि अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को, सर, अपने तो किसी ये महिला चीजें हैं, ये संबंधी सबसे को बड़ा फैक्टर वहां है। खड़ा हाँ। किया। और इसी पे ये क्योंकि लड़ाई वोट छिड़ेगी, बैंक तो मुझे उसके लगता है पास, इस सत्र वोट में बैंक बहुत तो कुछ है उसके निकल कर पास। आएगा। ये तमाम पहलू हाँ। हैं। खैर, समय की सीमा, एक बहुत संक्षिप्त ये- प्रतिक्रिया आरपी श्रीवास्तव जी आपकी। देखिए, जहाँ तक मैं मानता हूँ कि ये बिल तो पास होगा ही, ये तो मान के चलिए। उसके पीछे रीज़न है कि कोई दल विरोध नहीं कर रहा। जहाँ तक जो बहुत सारी समस्याएं हैं, रिजर्वेशन की समस्या है, आपने देखा होगा। एक समस्या और ही है कि भाई उन्हीं लोगों के लोग आएंगे जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, दूसरे लोगों को मौका नहीं मिलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि कितने लोगों को। सवाल है कि नए चेहरे तो आएंगे ही आएंगे। और जहाँ तक महिलाओं का सवाल है, अगर 30% आरक्षण मिलता है तो उससे एक ज़रूर है कि संसद में एक ताकत बनेगी महिलाओं की, उनकी आवाज़ सामने आएगी। और ये भी ज़रूरी है कि जो बात आप चुनाव की बात कर रही हैं कि क्या फ़ायदा किसको मिलेगा, तो चूँकि ये बिल भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से आ रहा है, केंद्र में उनकी सरकार है, तो आने वाले राज्यों में चुनाव में फ़ायदा भी मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष भी अपनी बातों को रखेगा और विपक्ष उन सारे मुद्दे ले आएगा कि क्या परिसीमन की क्या स्थिति होगी, क्या जो है किस जनगणना 2011 के हिसाब से होगा, किन साउथ और नॉर्थ की बात होगी। तो इन सारी चीज़ों का अगर लबोलुआब अगर कुछ देखना होगा राखी, तो ये समझ में आएगा कि 3 दिन के सत्र में माननीय क्या क्या बातें आती हैं, कौन दल क्या रखता है, और उसके बाद बिल पास होगा। हम इंतज़ार करें, जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन इंतजार करें कि ये बिल पास हो पाता है या भारतीय जनता पार्टी के मंशा के अनुरूप पास हो पाता है, या फिर हो सकता है कि थोड़े दिन के लिए जो होल्ड भी किया जा सकता है। तो इन सबको देखना होगा। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि समय की सीमा भी है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण होगी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम की ये तमाम जो पूरी प्रोसेस है, सम्मान पूर्वक एक अच्छी बात है कि कोई विरोध नहीं कर रहा, ये तो साफ हो गया। लेकिन सवाल सबके अपनी अपनी जगह पे सटीक है। किसी को लगता है कि आप जो चुनाव है तमिलनाडु बंगाल के, उसको भुनाने के लिए कर रहे हैं। किसी को लगता है कि वो भागीदारी आप कैसे देंगे। किसी को लगता है कि मान लीजिए किसी पुरुष का टिकट कैंसिल होता है तो वो अपने परिवार की किसी महिला को जरूर उसमें लाएगा। तो वो जो क्राइटेरिया है और जो परिसीमन है, उसको समझने की जरूरत है। और ये सारी पिक्चर क्लियर होगी 3 दिन के इस सत्र में। देखिए क्या कुछ निकल कर आता है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।